हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास रिवीजन आगे कंटिन्यू करना है। आज हम अपने पास ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पढ़ेंगे। ये हमारे आई थिंक सेल ऑफ गुड्स एक्ट का 3rd चैप्टर है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था ओनरशिप क्या होती है, कौन सी ट्रांसफर होती है, जनरल ओनरशिप डिस्कस किया था हमने। स्पेशल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, इसके अंदर ट्रांसफर होती है जनरल ओनरशिप, जब आप कुछ चीज सेल करते हो। अब ओनरशिप का जो ट्रांसफर है उसके अंदर जो टाइम ऑफ ट्रांसफर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस वक्त ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्यों, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ट्रांसफर का टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है, तो तुम्हें उसके साथ ये 4 पॉइंट लिखने होंगे। क्या कि भैया हम अगर टाइम ऑफ ट्रांसफर डिसाइड कर पाए कि कब ट्रांसफर हुआ है, तो हम ये बता सकते हैं कि रिस्क किसका होगा। अगर मैंने तुम्हारे को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है तो रिस्क किसका हो जाएगा, तुम्हारा। और ओनरशिप अगर मेरे पास ही है तो रिस्क किसका रहेगा, मेरा। तो टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि रिस्क कौन उठाएगा। दूसरी चीज, हम एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, तो वो एक्शन कौन लेगा। अगर मान लो ओनरशिप मेरे पास है और मैंने जो सामान दे रहा हूं वो सामान डिस्ट्रॉय कर दे कोई थर्ड पार्टी ने, तो ओनर एक्शन कौन ले सकेगा, मैं ले सकूँ, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है, मेरे पास। अगर मैं ओनरशिप तुम्हें दे दी और वो गुड डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्लेम कौन लेगा, तुम लोग लोगे। तो इसके लिए जरूरी है कि टाइम ऑफ ट्रांसफर देखा जाए कि ओनरशिप ट्रांसफर कब हुई है। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी का इफेक्ट क्या है। अगर मैंने ओनरशिप तुम्हें ट्रांसफर कर दी है तो तुम इंसॉल्वेंट हो गए, तो क्या तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी अपने असेट्स बेच के। और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, ओनरशिप अगर मेरे पास ही है, मैं हूं सेलर और तुम कौन हो, बायर, मैं इंसॉल्वेंट हो जाता हूं, तो क्या तुम मुझसे सामान ले सकते हो अगर ओनरशिप मेरे पास है, नहीं। एक ही केस में ले सकते हो, अगर तुम सामान की पेमेंट कर दो तो मेरे से ले सकते हो। तो इसलिए इंसॉल्वेंसी के केस में भी जरूरी है कि ये देखने के लिए कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई है। और लास्ट, सूट फॉर प्राइस। अगर मैंने कहा था मैं तुम्हें सामान बेचूंगा पर ओनरशिप भी मेरे पास है, तुम बाद में मना कर देते हो कि ये भी मुझे नहीं खरीदना, तो मैं तुम पे प्राइस के लिए केस कर सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास ही ओनरशिप है। ओनरशिप अगर तुम्हारे पास ट्रांसफर हो जाए पर गुड्स मेरे पास हैं, ओनरशिप तुम्हारी है पर गुड्स पड़े मेरे पास हैं, तो क्या मैं तुमसे सामान के लिए पेमेंट के लिए प्राइस मांग सकता हूं, केस कर सकता हूं अगर तुम पेमेंट देने से मना कर दो, कर सकते हो, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है, तुम्हारे पास। पोजेशन मेरे पास हो कोई बात नहीं, ओनरशिप जिसकी है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि प्राइस के लिए केस कर सकते हैं या नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। लॉ रिलेटिंग टू रिस्क इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सिंपल सा मतलब है, कहने का मतलब है, अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल के केस में रिस्क जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है बाय ट्रांसफरिंग ओनरशिप। मतलब जैसी ओनरशिप दी वैसे ही रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने अगर तुम्हें ये मोबाइल फोन आज बेच दिया तो इसके साथ जुड़े हुए जितने भी रिस्क हैं वो सारे किसके हो जाएंगे, तुम्हारे हो जाएंगे। पर इसके साथ जुड़े हुए जितने भी रिवॉर्ड्स हैं वो भी तुम्हारे। मतलब इस फोन का जो कैमरा है उसका फायदा तुम उठाओगे, इस फोन का जो अंदर डिस्प्ले क्वालिटी है, जो उसका प्रोसेसर है, इसकी सारी बेनिफिट्स कौन उठाओगे, तुम ही उठाओगे, रिस्क भी कौन उठाएगा, तुम ही। यानी कि ओनरशिप जैसी ट्रांसफर होगी साइमल्टेनियसली चिपक के जाएगी साथ में रिस्क भी। ठीक है, तो ये जनरल रूल तो ये है कि आप इसको साथ में ट्रांसफर करते हो, बट आप अगर चाहो तो अलग अलग कर सकते हो कि ओनरशिप पहले जाएगी, रिस्क बाद में आएगा। ये कैसे हो सकता है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर दिया पहले से ही कि भैया ओनरशिप तो मैं ले लूंगा, रिस्क अभी तुम्हारा ही रहेगा जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊं, फुल्ली सेटिस्फाई, मान लो तुम ऐसा कह देते हो, तो रिस्क किसका रहेगा, फिर मेरा रहेगा, ओनरशिप किसकी रहेगी, तुम्हारी रहेगी। या अगर आपके बिजनेस की प्रैक्टिस ही कुछ ऐसी है कि पहले ओनरशिप जाती है, रिस्क थोड़े टाइम बाद जाता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। बट जनरल रूल क्या है, जैसी ओनरशिप गई वैसी रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और एक केस में अगर डिलीवरी डिले हुई है ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द सेलर, द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट। एग्जाम में देखो सवाल कैसा आएगा, एग्जाम में आएगा कि सेलर रेडी था गुड्स के साथ सेल करने के लिए किस दिन, लेट सपोज 10 मई को। सेलर ने कॉल करा बायर को कि भैया मेरे पास सामान तैयार है, आप मेरे से ले जाओ। अब बायर ने
डिले करी डिलीवरी। बायर ने क्या बोला कि आप मुझे ये सामान 31 मई को पहुंचा देना, अभी मत डिलीवर करो, मेरे गोदाम पे जगह नहीं है, मेरे गोदाम पे आग लग गई है, या मैं अवेलेबल नहीं हूं, एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन उसने क्या किया, डिले कर दी डिलीवरी। अब हुआ ये 31 मई तक डिलीवरी डिले कर दी, 20 मई को सेलर के गोदाम पे आग लग गई, सेलर के गोदाम पे आग लग गई और गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, तो मुझे बताओ ये लॉस कौन उठाएगा, सेलर या बायर? बायर, क्योंकि सेलर तो रेडी था सामान देने के लिए, तो सेलर के लिए तो सेल मान ली जाएगी कि 10 मई के लिए हो गई, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, पोजेशन ही तो है बायर के पास, सेलर के पास, तो क्या मानेंगे, रिस्क किसका हो गया, बायर का। तो जो लॉस उठाएगा बायर उठाएगा, मतलब बायर इज बाउंड टू पे द प्राइस टू द सेलर। बायर अगर पे करने से मना कर दे तो सेलर उस पर केस कर सकता है प्राइस के लिए। ठीक है, आगे तो आप रिस्क और ओनरशिप को अलग कर सकते हो आपके बिजनेस की प्रैक्टिस से या एग्रीमेंट से, डिस्कस कर चुके हैं। आप अपना आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, या आपके अगर बिजनेस की प्रैक्टिस है वो अलग अलग कर दे तो आप अलग अलग कर सकते हो रिस्क एंड ओनरशिप को। आगे ओनरशिप ट्रांसफर कब होती है, वेंडर्स प्रॉपर्टी पास। जब ये वर्ड लिखा होता है प्रॉपर्टी पास, तो इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ओनरशिप कब पास होती है। ठीक है, तो ओनरशिप हमने देखे थे गुड्स के केस, गुड्स थे हमारे 3-4 तरीके के, क्या क्या थे, स्पेसिफिक, एसर्टेन्ड, अनएसर्टेन्ड, फ्यूचर, कंटेंजेंट, ये 5 तरीके के गुड्स थे हमने जो देखे थे। तो ध्यान रखना स्पेसिफिक गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, या एट द टाइम व्हेन द गुड्स आर असर्टेन। आप जैसे ही गुड्स अपने लिए अप्रोप्रिएट करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, सेपरेट करके रखोगे, उसी टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि स्पेसिफिक गुड्स में तुरंत के तुरंत ही आप सेल कर लेते हो। ठीक है, बट अनएसर्टेन्ड गुड्स कौन से थे, बिल्कुल ठीक, जो गुड्स हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या सेपरेट नहीं कर पाते एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, आप इनको आइडेंटिफाई करोगे, अप्रोप्रिएट करोगे या सेपरेट करोगे एट अ फ्यूचर डेट। तो इनके केस में ओनरशिप ट्रांसफर होगी कब, जब आप इनको आइडेंटिफाई कर लोगे या जब इनको सेपरेट कर दोगे या अप्रोप्रिएट कर दोगे टू द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट बिफोर दैट। ठीक है, बट ध्यान रखना ये जो गुड्स आप एसर्टेन करोगे, अनएसर्टेन गुड्स को जब एसर्टेन करोगे तो ये एसर्टेन करोगे आप उसकी मर्जी से, सेलर की, या सेलर एसर्टेन करेगा आपकी मर्जी से। एंड जो गुड्स होने चाहिए वो गुड्स दे शुड कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दे शुड कन्फर्म विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जैसा कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है गुड्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, गुड्स उसी हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, अब ऐसे समझो कि तुमने भाई एक रेडी वाले से बोला, सब्जी वाले से, कि भैया मेरे 2 किलो टमाटर चाहिए, तो वो 2 किलो टमाटर या तो तुम खुद निकाल लेते हो या क्या कहते हो भैया तुम निकाल दो। तो क्या कर रहे हो, या तो वो अप्रोप्रिएट हो रहे हैं बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ द बायर। अगर तुम कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, भैया मैं खुद छांटूंगा, तो क्या कर रहे हो, ठीक है छांट लो। तो क्या कर रहे हो, अप्रोप्रिएट हो रहे हैं बाय द बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। करेक्ट, तो देखो क्या लिख रहा है, when there is a sale for unascertained goods the ownership is not transferred unless and until the goods are ascertained। तो इसके ऊपर कुछ essential words आ गए, essential conditions क्या हैं, क्या there is a contract for sale of unascertained or future goods, the goods should conform, ये conform नहीं है, conform ही है, to the description and quality stated in the contract, goods must be in deliverable state, goods must be unconditionally appropriated to the contract either by delivery to the buyer or his agent, the appropriation मतलब आइडेंटिफाई करना, अलग अलग करना, must be made by the seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller, the assent may be expressed or implied and the assent may be given either before or after appropriation। मतलब जो assent है, हाँ है, मर्जी है कि आप निकाल दो मेरे लिए या मैं निकाल लूंगा खुद से,
वो या तो आप कॉन्ट्रैक्ट से पहले ले सकते हो या कॉन्ट्रैक्ट अप्रोप्रिएशन के पहले या अप्रोप्रिएशन के बाद में भी। आपकी जो असेंट है वो बोल के या फिर आपके एक्शन से भी बताई जा सकती है। एंड गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड, मतलब जब आप अपने लिए अप्रोप्रिएट कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, तो उसमें किसी तरीके से कोई शर्त नहीं लगी होनी चाहिए। ठीक है, आगे डिलीवरी टू द कैरियर। ध्यान रखना, अगर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में सेलर ने अगर गुड्स डिलीवरी एजेंट को दे दिए तो वो डिलीवरी एजेंट अब एजेंट बन जाता है बायर का, और मान लिया जाता है कि गुड्स डिलीवर हो गए हैं बायर को। ठीक है, जैसे ही गुड्स डिलीवरी के लिए निकल जाते हैं और डिलीवरी एजेंट को पहुंच जाते हैं तो वो डिलीवरी एजेंट हमारा मतलब बायर का एजेंट बन जाता है और मान लिया जाता है कि गुड्स डिलीवर हो गए टू द बायर। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल सेलर रिजर्व्स द राइट ऑफ डिस्पोजल। राइट ऑफ डिस्पोजल क्या है? सेलर अगर डिलीवरी वाले को ये बोल के भेजे कि सामान तब तक मत देना जब तक वो पैसे ना दे दे या जब तक वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर साइन ना कर दे, तो क्या कहेंगे? जो डिलीवरी एजेंट है वो एजेंट फिर सेलर का है, बायर का नहीं है। ठीक है, राइट ऑफ डिस्पोजल हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या है। राइट ऑफ डिस्पोजल ये है, आप सेलर अपने एजेंट को बोल के भेजता है कि सामान तब तक मत देना जब तक पैसे ना दे दे या जब तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट ना कर ले। ठीक है, ये होता है राइट ऑफ डिस्पोजल। तो अगर ऐसा करके भेजा है तो डिलीवरी एजेंट किसका एजेंट है? फिर सेलर का। बट अगर ऐसा नहीं करता तो जैसे डिलीवरी एजेंट को सामान पहुंचा वो बन जाएगा एजेंट ऑफ द बायर और मान लिया जाएगा गुड्स डिलीवर हो गए टू द बायर। ठीक है, आगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन एसर्टेन्ड गुड्स। एसर्टेन्ड गुड्स हमने डिस्कस किए हुए। एसर्टेन्ड गुड्स मतलब जिन गुड्स को आपने अपने लिए अप्रोप्रिएट कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। ठीक है, तो असर्टेन कैसे हो सकता है? अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज या इन बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है, अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं जो डिलीवरेबल स्टेट में हैं, डिलीवरेबल स्टेट मतलब तुरंत के तुरंत अगर डिलीवर कर सकते हैं, तो हम कब मानेंगे इनकी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुई? जैसे ही ये डिलीवरेबल स्टेट में पहुंचे वैसे ही मान ले जाएंगे कि ये ओनरशिप इसकी ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइस की पेमेंट कब होगी या गुड्स की डिलीवरी कब होगी। अगर ये गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में पहुंच जाते हैं तो तुरंत के तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको अभी डिलीवरेबल स्टेट में ले पहुंचाना है। जैसे मान लो तुम्हें गाड़ी खरीद रहे हो, जब एक गाड़ी खरीदने जाते हो तो क्या तुरंत तुरंत उठा के दे देते हैं गाड़ी? नहीं, गाड़ी में थोड़ा बहुत काम करते हैं। गाड़ी में जो जो चीज़ें मिसिंग होती हैं, बेसिक एक्सेसरीज, वो पहले उसको लगाते हैं। तो जब तक वो नहीं है तब तक क्या डिलीवर कर सकते हैं? नहीं। तो क्या तब तक ओनरशिप ट्रांसफर हुई? नहीं। तो वही चीज़ कह रहा है, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको अभी डिलीवरी स्टेट में लेके आना है, तो जब तक उनके ऊपर वो काम नहीं हो जाता तब तक उनकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। और नेक्स्ट, स्पेसिफिक गुड्स टू बी वेड और मेजर्ड। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका आपको वजन करना होता है या जिनकी मेजरमेंट लेनी पड़ती है। मान लो तुम चावल खरीदने जा रहे हो तो तुम कहते हो भाई 2 किलो चावल दे दो, तो जब तक वो 2 किलो निकाल के ना दे दे, 2 किलो मेजर ना कर ले, तब तक क्या होगा? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। कुछ गुड्स होते हैं जिनका आपको मेजरमेंट लेना पड़ता है। तुम जैसे कपड़ा खरीदने जाओ, कहिए भैया मुझे सूट के लिए कपड़ा चाहिए, तो वो सूट के लिए कपड़ा मेजर करके देगा कि कितना कपड़ा चाहिए, या पर्दा बनाना है पर्दे के लिए कपड़ा दे दो, तो आप क्या करोगे? मेजर करवाओगे। तो जब तक वो मेजरमेंट नहीं हो जाती तब तक क्या होगा? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, आगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन सेल बाय अप्रूवल। ये चीज हमने सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल में भी पढ़ी थी, अकाउंट्स के चैप्टर में। एक चैप्टर है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, तो उसमें सीखा है कि जो सेलर है वो कुछ दिनों के लिए सामान दे देता है बायर को। क्या कहता है? इस्तेमाल करो, पसंद आ जाए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। तो हम उसे डेडलाइन देते हैं कि 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, जो भी, इस दिन के बाद वापस कर देना अगर पसंद ना आए। तो अगर उसने उस तारीख के बाद वापस नहीं करा या नहीं बताया कि मुझे पसंद आया नहीं आया, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली सेल मानी जाएगी। उस दिन के बाद भी अगर उसने उसको यूज़ करना शुरू करा या उसने कोई खबर नहीं दी, या फिर अगर उसने वो गुड्स किसी और को बेच दिए तो मान जाएगा कि सेल होगी।
वो गुड्स उसने किसी और के पास गिरवी रख दिए, वो गुड्स उसने डिस्ट्रॉय कर दिए, उन गुड्स के तो उसने कोई भी ऐसा काम किया जो सिर्फ एक ओनर ही कर सकता है। अगर ऐसा कुछ कर दिया तो मान लिया जाएगा कि गुड्स सेल हो चुके हैं और ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस हैं? अगर बताई हुई तारीख पे अगर उसने वापस नहीं दिए, उसके बाद भी यूज कर रहा है तो सेल है। अगर उसने वो गुड्स किसी और को सेल कर दिए, वो गुड्स किसी और को गिफ्ट कर दिए, वो गुड्स किसी और को उसने गिरवी रख दिए, मतलब कोई भी ऐसा काम कर दिया जो सिर्फ एक ओनर कर सकता है, तो हम मान लेंगे कि सेल हो चुकी है। या फिर सिंपल अपनी एक्सेप्टेंस ही कम्युनिकेट कर दें, हाँ भाई मुझे पसंद आ रहा है, अगर ये बोल दिया तब भी क्या मानेंगे? सेल हो चुकी है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन द राइट ऑफ डिस्पोजल इज रिजर्व्ड। ये मैंने अभी डिस्कस किया था। राइट ऑफ डिस्पोजल क्या है? सेलर एजेंट को बोल के बेचता है कि भाई मेरे सामान तभी दियो जब वो पैसे दे दे या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर ले। तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो कैसे करेगा? जो डिलीवरी एजेंट है उसके साथ जो बिल भिजवाएगा ना, उस बिल पे अपना नाम लिख देगा। ठीक है, तो होगा क्या? जिसके नाम का बिल है उसी की ओनरशिप होती है। तो क्या कह के भेजेगा कि रेलवे रिसीट जो होती है ना, रेलवे वाले जब रेलवे ट्रेन पे आप सामान चढ़वाते हो तो ट्रेन वाले आपको क्या देते हैं? रेलवे रिसीट। या जब आप ट्रक में टेम्पो में सामान भिजवाते हो तो आपको मिलता है एक बिल, उसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। तो ये बिल ऑफ लेडिंग या ये रेलवे रिसीट सेलर क्या करता है? अपने नाम से ले लेता है। अपने नाम से लेने से क्या होगा? जिसका नाम लिखा है उसी को सामान मिलेगा, क्योंकि वो जब सामान पहुंचेगा जहां पे पहुंचना है वहां पे कहेंगे भैया पर्ची दिखाओ, तो पर्ची पे जिसका नाम लिखा होगा वही सामान ले सकता है। सेलर क्या कह रहा है बायर से? मैं तेरे को पर्ची नहीं दूंगा, मतलब रेलवे रिसीट या बिल ऑफ लेडिंग नहीं दूंगा जब तक तू पैसे नहीं देता या जब तक तू बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे साइन नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या हो गया? राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व हो गया। क्लियर है? तो देखो उसमें क्या लिखा है, राइट ऑफ डिस्पोजल वो कैसे रिजर्व कर सकता है? जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है उसने अपने नाम पे ले लिया या अपने एजेंट के नाम पे ले लिया। राइट, बिल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या है? वही रेलवे रिसीट या बिल ऑफ लेडिंग, उसने अपने नाम पे ले लिया, ये एजेंट के नाम पे ले लिया। ठीक है, या फिर उसने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेजा रेलवे रिसीट या बिल ऑफ लेडिंग के साथ साथ, और उसको क्या बोला कि जब तक तू ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक सामान की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो वो क्या कर रहा है? यहाँ पे राइट ऑफ डिस्पोजल अपना रिजर्व कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ रहा है ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर और नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। ये बात हमने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी जब हमने रिवाइज किया था। क्या? जब आप किसी सामान के ओनर नहीं हो तो आप सामने वाले को भी ओनर नहीं बना सकते। एग्जाम्पल लेता कि अगर कोई चीज़ आपने चोरी की खरीदी है, आपके पास आपने कोई सामान चोरी कर किसी और को आगे बेच दिया और असली मालिक आपसे सामान अगर वापस मांगने आता है तो आपको वो सामान वापस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप खुद क्या थे? ओनर नहीं थे ना। तो जब आप खुद ओनर नहीं हो तो इसलिए लिखा है नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही ऑलरेडी हैज। तो इसका लैटिन वर्ड है नीमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन दिस टर्म। तो हमें क्या बताना है कि भैया जब तक आप खुद ओनर नहीं हो आप आगे वाले को ओनर नहीं बना सकते। बट इस बात की कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मतलब कि आप ओनर नहीं भी हो तब भी आप सामने वाले को ओनर बना सकते हो। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक दुकानदार है, उस दुकानदार ने अपनी दुकान पे एक लड़का रखा हुआ है काम करने के लिए, और वो दुकानदार दोपहर में चला गया लंच करने। ठीक है, तो क्या होगा? लंच करने के बाद जब लंच के दौरान दुकानदार दुकान पे तो लड़का छोड़ जाएगा, और पीछे से कोई सामान अगर कस्टमर आके खरीदता है तो वो सामान दुकानदार का लड़का बेच देगा। तो क्या हम अगर खरीदने जाते हैं तो क्या हम सामान के ओनर बनेंगे? उस बच्चे से सामान खरीदने अगर बन जाएंगे ना। तो ध्यान से देखना, वो बच्चा सामान का ओनर नहीं था, वो था मालिक जो लंच करने गया हुआ है। बट फिर भी उस लड़के ने तुम्हें सामान बेच के क्या बना दिया? ओनर। यानी कि वो क्या था? बच्चा एजेंट था। ठीक है, तो आपका एजेंट ओनर नहीं है फिर भी आपको ओनर बना सकता है। ठीक है, अच्छा एक है ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल। ये देखो क्या होता है। लेट अस सपोज वही दुकान का एग्जांपल ले लेते हैं कि उस दुकान पे तुम बैठे, दुकान वाला तुम्हारा दोस्त है और तुम दुकान पे चले गए साथ में, दुकान वाले के अपने दोस्त के साथ बैठ गए जाके, और उससे तुम्हें अब काउंटर के अंदर बैठा लिया।
काउंटर कहाँ है, क्या है, जिस पे वो बैठता है, तुम्हें अंदर बिठा लिया, ठीक है। अब तुम बैठे हो, तुम्हारा दोस्त बैठा है, सडनली कस्टमर आता है और कहता है मुझे ये सामान दे दो, ठीक है। तुम उठते हो और वो सामान उठा लेते हो और वो सामान कस्टमर को दे देते हो और वो पूछता है कितने का है, तुम पीछे देखते हो MRP, बोलते हो ये 50 रुपये का, और तुमने वो उठा के उसको दे दिया, ठीक है। वो 50 रुपये दे के तुम्हें चला गया। बताओ क्या तुम सामान के ओनर थे? नहीं। तुम्हारा दोस्त सामने बैठा है, वो मना नहीं कर रहा, तुमने सामान उठाया, MRP देखी, 50 रुपये में उसको सामान दे दिया, तो क्या हुआ, ओनर नहीं थे ना, फिर भी तुमने ओनर बना दिया। ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय एस्टॉपल। आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आप ओनर हो और असली मालिक आपको ऐसा करने दे रहा है, मना नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एस्टॉपल, ठीक है। तो पहला तो हो गया ये। दूसरा हो गया एजेंट वाला, हमने डिस्कस कर दिया एजेंट। तो एजेंट वाले में कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे कि एजेंट कैसे कैसे दे सकता है। पहली बात, गुड्स उसके पोजेशन में होने चाहिए और उसके जो पोजेशन है विद द कंसेंट ऑफ द ओनर होना चाहिए उसके पास। वो जो सेल कर रहा है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा है, और जो बायर है उसने गुड फेथ में अगर सामान खरीदा है तो। अब ध्यान रखना एक बात, जो दुकानदार लंच करने गया था, उसने लड़के को रखा था कि जो दुकान पर सामान रखा है वो बेच दे। दुकान पे लड़के बैठे, लड़के ने दुकान ही बेच दी। देख रहे हो चमत्कार, मतलब दुकान वाला लड़का इतना शातिर निकला, उसने दुकान ही बेच दी। क्या वो बेच सकता है? नहीं। मतलब उसने जो बेचा है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है सेल करने के लिए, तो यहां पे फिर वो एजेंट का जो सेल है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब ऐसा एक डॉक्यूमेंट जो बताता है असली मालिक कौन है और आपको ओनरशिप देता है। मतलब अगर आपने ये चीज ट्रांसफर कर दी तो मान लिया जाएगा कि अब आप ओनर बन गए, ठीक है। तो लेट अस सपोज मैं गाड़ी का एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना सब लोग। एक गाड़ी का एग्जांपल ले रहे हैं, गाड़ी में एक आरसी होती है। आरसी क्या है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उस पर लिखा होता है गाड़ी किसकी है। तो लेट अस सपोज सोनू की बाइक है, तो सोनू ने अपनी बाइक में आरसी जो बनवाई है अपने नाम से, तो सोनू क्या पूरा नाम है? सोनू सिंह। तो गाड़ी की आरसी पे लिखा है सोनू सिंह, ठीक है। अब सोनू की आरसी नीचे गिर गई और वो उठा ली, मान लो यश ने, यश ही ना, यश ने उठा ली वो आरसी। अब बताओ क्या ये बाइक यश की हो गई? अब नहीं। क्यों? आरसी पे तो उसका नाम लिखा है, बट ये तो ट्रांसफर हो गया ना इसको। देखो ये जो आरसी है ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है, ये है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। ये डॉक्यूमेंट बता रहा है कि ओनरशिप किसकी है? सोनू सिंह की है। तो अगर सिर्फ ये आरसी ट्रांसफर करेगा तो नहीं माना जाएगा। अगर इसको सोनू को अपनी बाइक यश को देनी है तो उसको बनानी पड़ेगी एक सेल डीड। उस सेल डीड पे बताएगा कि मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, वो सेल डीड बनेगी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ठीक है। पर जो आरसी है वो सिर्फ क्या है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, ठीक है। तो ऐसे क्या क्या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होते हैं? बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, लॉरी रिसीट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, डिलीवरी ऑर्डर। ये एक एक क्या है, सारे हमने क्लास में डिस्कस कर रखे हैं कि ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट शोइंग, इनके मैंने कुछ एग्जांपल्स ही बना रखे हैं। जैसे देखो, अगर एक बेरर चेक है तो बेरर चेक मतलब एक ऐसा चेक जिसपे क्रॉसिंग नहीं है, मतलब देखा है ना चेक पे क्रॉस करते हो आप, अगर चेक पे क्रॉसिंग नहीं है तो क्या है? बेरर चेक। बेरर चेक का मतलब क्या है? जो उसको बर्दाश्त कर रहा है, बेयर कर रहा है। तो जिसके भी हाथ में वो चेक होगा उसको पैसे मिल जाएंगे। बट अगर तुम चेक को क्रॉस कर दोगे तो अब चेक को क्रॉस करने के बाद ये पैसा आपको हाथ में नहीं मिलेगा, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से गाड़ी की आरसी जो है, आरसी जो है वो है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। उसी तरीके से एक शेयर सर्टिफिकेट होता है। जैसे तुमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे फिजिकल फॉर्म में तो तुम्हें मिलेगा एक शेयर सर्टिफिकेट।
तो जो शेयर सर्टिफिकेट है उस पर लिखा होगा कि शेयर्स तुम्हारे पास कितने हैं और तुम ओनर हो, उन शेयर्स की क्या क्या फेस वैल्यू है। बट अगर तुम किसी को वो शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर दोगे तो वो सामने वाला ओनर नहीं बनेगा। अगर आपको किसी को ओनर बनाना है तो आपको एक ट्रांसफर डीड बनानी पड़ेगी। वो ट्रांसफर डीड जब आप सबमिट करोगे उसको, तब वो ओनर बनेगा। तो ट्रांसफर डीड बनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, और जो शेयर सर्टिफिकेट है वो बना डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, सेल बाय वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स। लेट अस सपोज मेरा ये मोबाइल है और क्या डॉक वारंट, जो डॉक होता है, डॉक बेसिकली क्या है, एक समझ लो समुद्र के किनारे जब सामान रखा जाता है तो वो होता है डॉक। जैसे बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं तो शिप सामान उतारती है ना, तो कहाँ उतारती है, डॉक पे। तो उस डॉक पे जब सामान रखा जाता है तो इशू करते हैं डॉक वारंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, लेट अस सपोज ये मेरा फ़ोन, इस फ़ोन का मालिक मैं भी हूँ और मान लो मेरा भाई भी है। मतलब ये दोनों हम यूज़ करते हैं, 50-50 पैसा दिया मैंने इसका 50, मेरे भाई ने इसका 50% दिया। अब इस फ़ोन की पोजीशन मेरे पास है विद द कंसेंट ऑफ माई ब्रदर। मैं ये फ़ोन अगर तुम्हें बेच दूँ तो तुम इसके ओनर बन जाओगे। ध्यान से देखना, मैं कंप्लीट ओनर नहीं हूँ, मैं को ओनर हूँ। को मतलब आप किसी के साथ ओनर हो, मेरे भाई के साथ ओनरशिप है, बट मेरे पास इसका पोजीशन तुम्हारी मेरे ब्रदर की कंसेंट से है और मेरे पास इसका बिल भी है। तो अगर मैं तुम्हें ये दे दूं, तुम मुझसे खरीद लो गुड फेथ में, तो तुम ओनर बन जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक्सेप्शन ये है, मैं ओनर नहीं हूँ पूरी तरह से, फिर भी मैं तुम्हें ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता हूँ। कैसे, ये मेरी पोजीशन में होना चाहिए विद द कंसेंट ऑफ माई ब्रदर, इसका बिल मेरे पास होना चाहिए और मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम ले लो ये गुड फेथ में। ठीक है, नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स अंडर अ वॉइडेबल अग्रीमेंट। हमने देखा है कि एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऑप्शन, जिसमें एक अग्रीड पार्टी को ऑप्शन दिया जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। ठीक है, तो मान लो मैंने तुमसे कनपट्टी पे बंदूक रख के एक फ़ोन खरीद लिया तुम्हारा। लेट अस सपोज तुम्हारा फ़ोन 20,000 रुपये का है, मैंने कितने में ले लिया, 5,000 रुपये में। ठीक है, तुम्हारी कनपट्टी पे बंदूक रख दी, तुमने क्या कहा, दे दो जो मर्जी दे दो। काँप रहे हो तुम, थर पैर काँप रहे हैं, 5,000 रुपये में तुमने मुझे 20,000 रुपये का फ़ोन दे दिया। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल हो गया। क्यों, क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, क्या अप्लाई किया तुम पे, कोवर्जन अप्लाई किया। तो कोवर्जन अप्लाई करने से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइडेबल। अब मैं देखा जाए तो एक तरीके से ओनर नहीं बना, क्योंकि मैंने तुम्हारे से ये कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती लिया है। मैं ये मोबाइल फोन आगे किसी और को बेच दूं, तो अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करा तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट आगे बेच दूंगा ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। ठीक है, सामने वाले ने अगर ये मोबाइल फोन गुड फेथ में खरीदा है तो आगे चल के तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर दो तो तुम ये फोन वापस नहीं ले सकते। तो मैं ओनर नहीं हूं, फिर भी मैंने सामने वाले को ओनर बना दिया। तो क्या हो गया, सेल अंडर अ वॉइडेबल अग्रीमेंट। ठीक, नेक्स्ट, वो मेरे से डैमेजेस ले सकेगा। हाँ, वो पैसे ले सकता है, डैमेजेस ले सकता है, पर फोन नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट, सेल बाय सेलर इन पोजेशन ऑफ द गुड्स आफ्टर सेल। मतलब ये कह रहा है सेकंड सेल करना। मान लो तुमने दुकानदार से सामान खरीदा, ठीक है, और तुमने दुकानदार से क्या बोला, भैया अभी इसको रखो, मैं थोड़ी देर में आके लेके जाता हूँ। ठीक है, और पीछे से कोई और कस्टमर आ गया, वो उसी सामान को लेना चाहता है और वो उसके हायर प्राइस पे कर रहा है। ठीक है, तो क्या वो उसको बेच सकता है? नहीं। क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। और दूसरी चीज, तुमने उसके पास वो सामान रखवाया है सेफ्टी के लिए, तो उसके पास तुमने रखा है सामान एज अ ट्रस्टी। वो कौन बन गया? ट्रस्टी। तो वो किसी और को नहीं बेच सकता। ठीक है, बट अगर तुम उसके पास सामान नहीं रख के जाते एज अ ट्रस्टी, सामान उसके पास रह जाता और वो फिर आगे किसी और को बेच देता, तो वो ओनर नहीं है, फिर भी उसने किसी और को बेच दिया, तो ये हो गया एक तरीके से सेकंड सेल, तो ये वैलिड हो जाती। ठीक है, अगर आप इसको सामान रख के जाते हो एज अ हायरर, बेली या फिर ट्रस्टी, जैसे तुमने सामान उसके पास रखा सेफ कस्टडी के लिए कि भैया अभी रखो,
मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तो आपने क्या रखा, उसके पास एक पर्पस के लिए छोड़ के रखा, क्या, सेफ कस्टडी के लिए, तो क्या बन गया, बेली बन गया या ट्रस्टी बन गया। तो इस सिचुएशन में अगर वो किसी और को बेच देता तो वो बेच नहीं सकता, बट अगर तुम एज अ हायरर या बेली नहीं छोड़ के जाते, किसी और कैपेसिटी में उसके पास सामान पड़ा रह जाता और वो आगे किसी और को बेच दे, तो वो ओनर नहीं है सामान का, फिर भी वो सामने वाले को सामान का ओनर बना सकता था। हाँ, सेल हो चुकी है तब भी, ठीक है। देखो क्या लिख रहा है, इफ अ पर्सन हैज सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज टू बी इन पोजेशन ऑफ देम और ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू देम, पोजेशन एज अ हायरर और बेली विल नॉट डू। अगर आपके पास पोजेशन हायरर भाड़े पे लिया हुआ है आपने या बेली के तौर पे आपके गुड्स हैं, तब ये नहीं होगा। अगर आपके पास किसी और कैपेसिटी में पोजेशन है या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैं, आप उसको किसी और को बेच सकते हो इफ सच पर्सन ऑब्टेन्स द डिलीवरी इन गुड फेथ without notice of the previous sale. A pledge or other deposition of the goods of or documents of title by the seller are equally valid. अगर आप गिरवी रख के जाओ या किसी और तरीके से गुड्स रख के जाओगे, डॉक्यूमेंट टाइटल छोड़ के जाओगे, तो वो भी उसके अंदर भी ये वैलिड रहेगा, मतलब उसके अंदर भी ये सेल हो सकती है। नेक्स्ट, सेल बाय बायर इन पोजेशन ऑफ द गुड्स ओवर विच द सेलर हैज सम राइट्स। क्या है वहां पे, देखो क्या लिख रहा है, सेल बाय बायर इन पोजेशन ऑफ द गुड्स ओवर विच द सेलर हैज सम राइट्स। देखो क्या लिख रहा है, दिस एक्सेप्शन डील्स विद द केस ऑफ अ सेल बाय बायर इन विच द प्रॉपर्टी हैज नॉट येट पास्ड टू हिम व्हेन द गुड्स आर सोल्ड सब्जेक्ट टू सम लियन और राइट ऑफ द सेलर, द बायर में प्लेज और अदरवाइज डिस्पोज द गुड्स टू द थर्ड पार्टी एंड गिव हिम गुड टाइटल प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। द फर्स्ट बायर इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, transfer is by the buyer or by mercantile agent, the person receiving the same acts in good faith and without the notice of any lien or the other right of the original seller। कहने का मतलब है, लेट अस सपोज मेरा ये मोबाइल है, इस मोबाइल के ऊपर EMI चल रही है अभी, ठीक है, और मैंने ये फ़ोन तुम्हें बेच दिया, तुम्हें नहीं पता कि ये फ़ोन की EMI चल रही है और मैंने तुम्हें बेच दिया। बाद में जब तुम्हें पता चलता है कि ये फ़ोन की EMI चल रही है, तो जिससे मैंने EMI पे लिया है वो तुमसे पैसे मांगेगा, ठीक है, तो तुम क्या पेमेंट दोगे? नहीं, तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती पेमेंट देने की, क्योंकि मैंने तुमसे ये चीज़ छुपाई है। तो ये लोन रीपे मैं ही करूँगा और मैं ओनर नहीं हूँ अभी इस फ़ोन का। क्यों? क्योंकि इस लोन इसके ऊपर EMI चल रही है, लोन चल रहा है, तो जिसका लोन चल रहा है वो इसका ओनर है। तो मैं ओनर नहीं हूँ, फिर भी मैंने तुम्हें ओनर बना दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसका ओनर, मेरे पास इसका पोजेशन है, इसका बिल है और मैंने ये तुम्हें दे दिया, तुमने ये लिया इन गुड फेथ, तो फिर ओनर बन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, सेल बाय एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन? मतलब एक ऐसा सेलर जिसको पेमेंट नहीं हुई। तो अगर आप सेलर को पेमेंट नहीं हो रही है तो सेलर क्या सामान रख के रखेगा अपने पास? नहीं, आगे बेच देगा। तो सेल के केस में ओनरशिप तो ट्रांसफर हो जाती है, बट अगर सेलर बायर पेमेंट नहीं दे रहा है तो सेलर क्या कर सकता है? सेलर नोटिस देगा बायर को कि भाई साहब आपका सामान मेरे पास पड़ा है, इस तारीख तक पेमेंट कर दो, नहीं करोगे तो मैं सामान बेच दूंगा। उस तारीख तक अगर बायर ने पेमेंट नहीं करी तो सेलर इसको आगे किसी और को बेच सकता है, क्योंकि वो क्या है? एक अनपेड सेलर। नेक्स्ट, सेल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है। अगर आपने किसी से लोन ले रखा है, ठीक है, और आपने उसके पास कोई सामान गिरवी रखा हुआ है और आप उसका लोन रीपे ना करो, तो क्या कर देगा? सामान बेच देगा और लोन रिकवर कर लेगा। तो अगर ऐसा करता है तो मान लिया जाएगा, क्योंकि देखो उसके पास ओनरशिप नहीं है, उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल ओनरशिप है, बट वो ओनर ना होते हुए भी किसी और को ओनर बना सकता है, क्योंकि हमने उसके लोन की रीपेमेंट नहीं करी। सिमिलरली, अ फाइंडर ऑफ गुड्स कैन सेल द गुड्स to somebody else if the original owner is not found or if the original owner does not pay the charges which the finder has asked for। कहने मतलब है, तुम सड़क पर चलते जा रहे हो और सड़क पर चलते चलते मान लो तुम्हें घड़ी पड़ी मिल गई, ठीक है, तुमने घड़ी के ओनर को ढूंढने की कोशिश करी, वो नहीं मिला, तो ये सामान क्या हो गया? तुम्हारा हो गया, तुम इसको आगे बेच सकते हो। ओनर नहीं हो फिर भी सामने वाले को ओनर बना सकते हो। या फिर मान लो ये घड़ी का ओनर मिल जाता है
और तुम मुझसे कहते हो कि भैया मैं आपको सब गाड़ी वापस कर दूंगा, बट मेरा आने जाने का खर्चा दे दो, क्योंकि मुझे आपके घर तक आना पड़ेगा, उसका पैसा दे दो। अगर वो ये पैसा देने से मना कर देता है तो फिर आप इस गाड़ी को बेच सकते हो, ओनर ना होते हुए भी। ठीक है। लास्ट है, सेल बाय अ लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी विल गिव अ परचेजर अ वैलिड टाइटल। मतलब एक लिक्विडेटर कौन होता है? कंपनी बंद होने पे जो बंद करने आता है कंपनी को, वो उसको बोलते हैं हम लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर कंपनी का मालिक नहीं होता, ना ही कंपनी मतलब सामान का मालिक होता है। जो कंपनी के असेट्स हैं उसका मालिक होता है कंपनी खुद। कंपनी सेक्टर में हमने ये बात पढ़ी है कि सामान का मालिक कौन है कंपनी के? कंपनी खुद है। बट कंपनी का लिक्विडेटर कंपनी के सामान को बेच सकता है अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए, तो वो ओनर नहीं है, फिर भी सामने वाले को ओनर बना सकता है। ठीक है। तो यहां से हमारा वाला चैप्टर भी रिवाइज हो गया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है। बताओ, किसी को कोई डाउट है, कोई चीज पूछे तो पूछो। LR लॉरी रिसीट। लॉरी समझो ना, लॉरी क्या होता है? ट्रेन होती है, जो टेम्पू होता है, लॉरी, ट्रक, उस पर सामान चढ़ाओगे तो लॉरी वाला आपको रिसीट देगा, तो वो हो गई लॉरी रिसीट। ठीक है। तो यहां से हमारा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी रिवाइज हो जाता है। ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, इसके आगे अगला चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।